हेलो दोस्तों, वेलकम टू A1 क्लासेस। मैं अमर श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स की क्लास, जिसमें आज मैं आप लोगों को फिजिक्स में इक्विलिब्रियम के बारे में इलेक्ट्रिक फोर्स में इक्विलिब्रियम के बारे में समझाने जा रहा हूँ। क्या होता है इक्विलिब्रियम, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहते हैं, मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है, अगर इसको इस तरफ से यह फोर्स लग रहा है, इस तरफ से यह फोर्स लग रहा है, ऐसी स्थिति में इस पर अगर हमारा नेट फोर्स शून्य हो जाता है तो इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्चुअल में कितने तरीके के होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट पे, इक्विलिब्रियम कैसे होगा और किस केस में ऐसा होगा। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि दो चार्ज हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच में कोई एक चार्ज रखा है 1 कूलाम का। सपोज कर लेते हैं 1 कूलाम का हो, चाहे क्यू कूलाम का हो, क्यू कूलाम का मान लेते हैं। और इस पे मान लेते हैं Q1 चार्ज था, इस पे Q2 चार्ज था। तो हमें पता है कि ये प्लस Q1 और Q कूलाम चार्ज की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन कार्य करेगा। अगर ये भी प्लस है तो रिपल्सन का कार्य करेगा। इन दोनों के बीच में भी ऐसा ही होगा। तो अगर देखा जाए, अगर ये प्लस चार्ज है तो इन दोनों की वजह से जो F1 फोर्स है उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, और इन दोनों की वजह से जो फोर्स होगा वो F2 की डायरेक्शन इधर की ओर। अगर हम बात करें कि अगर F1 की वैल्यू F2 के बराबर है, केवल मैग्नीट्यूड की बात है, डायरेक्शन की नहीं, केवल मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है तो इस केस में इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वह शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी अवस्था को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और सेकेंड होता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और एक और इक्विलिब्रियम की हम चर्चा करेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है कि अगर हम उसको कुछ हद तक अनस्टेबल करने की कोशिश करें या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को, तो उसके बाद भी वो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन को फाइंड कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जाए कि कोई एक इस तरीके का पॉट है और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है। हमें पता है कि यह जो होगा यह इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, यह यहीं पर रुका हुआ रहेगा। अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दें, तो हम देखते हैं कि यह फिर से अपनी पोजीशन को प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी अपनी जगह पे ये वापस आ जाता है। तो इस इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें कोई चीज इक्विलिब्रियम में तो होती है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं तो वह पूरा का पूरा ही अनस्टेबल हो जाता है, यानी
अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाता है, उस कंडीशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर ये इस तरीके से होता और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो भले से इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, ये कहीं की ओर मोशन नहीं करेगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो यह पूरा का पूरा ही डिस्टर्ब होकर के नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इसको हम लोग जहां पर भी कहीं डिस्टर्ब करके कर दें, वहां पर भी जा करके अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है तो उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, कोई अगर बॉल यहाँ पे रखा है तो वो स्टेबल कंडीशन में होगा, कोई यहाँ पर है तो भी उस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो अगर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं इस पॉइंट पर कहीं पर भी, तो वह उसी जगह पर जाकर के इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। तो इस कंडीशन को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कब एक्ट होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, इसकी चर्चा हम करते हैं। उसके लिए एक फंडामेंटल रूल हमको अप्लाई करना होगा, रिपल्सन लॉ। क्या होता है रिपल्सन लॉ? कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा उसी कंडीशन में होता है जब फोर्सेस रिपल्सिव फोर्स हो। जैसे एग्जांपल कहा जाए, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस चार्ज है Q1 और यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है, और इसके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे कोई चार्ज Q रखा हुआ है, वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब हम बात करते हैं इन पर लगने वाले फोर्सेस की। तो ये प्लस Q है, अगर इस पर प्लस Q चार्ज है, सपोज कर लेते हैं इस पे प्लस Q चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करेगा जो कि बाहर की ओर होगा। इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करेगा जो कि बाहर की ओर होगा, F1 एंड F2। अब कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है कि F1 F2 बराबर होने चाहिए। अब हम करते हैं क्या कि अगर हम इसको यहां की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी इस Q को अगर हम थोड़ा सा इस प्लस Q2 की तरफ अगर हम शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, तो इनके बीच का रिपल्सन बढ़ जाता है। रिपल्सन बढ़ने का मतलब है दूरी बढ़ने की कोशिश होना, यानी कि अगर ये Q चार्ज यहाँ पर आ जाता है तो इसको ये फिर धकेल करके इसी कंडीशन में करने की कोशिश करेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। अगर हम इसको यहाँ की ओर शिफ्ट कर देते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स ज्यादा होने लगेगा और इनके बीच में कम होने लगेगा, तो ये इधर की ओर शिफ्ट करने लगेगा। यानी कि इस पर किसी भी डायरेक्शन में अगर हम इसको दोनों तरफ से किसी भी डायरेक्शन में हम इसको अगर पहुंचाते हैं चार्ज को, तो इस पे वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा ये। तो इस वाले इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा तभी कार्य करेगा जब दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो रिपल्सिव फोर्स हो। अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा इसमें समझ लेते हैं। मान लेते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य कर रहा था, और ऐसा तब होगा जब यहाँ पे माइनस Q चार्ज रखा हो। अब माइनस Q चार्ज अगर है तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा किसी भी तरफ शिफ्ट करते हैं, मान लेते हैं इधर शिफ्ट कर दिया, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि दूरी कम होने पे फोर्स बढ़ जाता है। तो यह इनकी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इनसे दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि यह इसकी ओर आगे बढ़ने लगेगा। तो इस कंडीशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर दें तो भी वह अपने प्लेस को प्राप्त कर लेता है। और अगर अनस्टेबल की बात करें तो अगर हम उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर देते हैं
तो वह पूरा का पूरा अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाता है। तो इस तरीके से दो इक्विलिब्रियम की चर्चा हमने किया। आगे हम चर्चा करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर टू चार्जेस 3 कूलम एंड 6 कूलम सेपरेटेड बाय 3 मीटर, फाइंड द पॉइंट बिटवीन देम वेयर नो फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज ऑफ 3 कूलम केप्ट एट द पॉइंट। मतलब दो चार्जेस रखे गए हैं 3 कूलम एंड 6 कूलम जो सेपरेटेड हैं एक दूसरे से 3 मीटर से। इनके बीच में कोई एक पॉइंट है ऐसा जहां पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, इस पर एक 3 कूलम का चार्ज है इनके बीच में कहीं पर, और उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमारा 0 है, यानी न्यूट्रल पॉइंट है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि देख रहे हैं दोनों प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी दोनों प्लस चार्ज है। अभी हमने चर्चा की थी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। अब चर्चा करते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर स्थित होगा। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी है x। अब क्योंकि पूरी डिस्टेंस 3 मीटर थी, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमारी वो होगी 3 माइनस x। अब हम अप्लाई करते हैं अपने फार्मूले को। हमने बताया था दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इधर की ओर इस पर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स दोनों सेम होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं जो इनके बीच से लग रहा है F1 फोर्स और इनके बीच में लगेगा F2 फोर्स। इन दोनों के बीच में F2 फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में F1 फोर्स जो बाहर की ओर कार्य कर रहा है। अब चर्चा करते हैं कितना फोर्स लगेगा। तो जो F1 होगा हमें पता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 है 3, Q2 है 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 9 अपान R की जगह पे हम रखेंगे x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया F1 हमारा। F2 क्या होगा? वो होगा K Q1 Q2 मीन्स 18 अपान R की जगह पे होगा 3 माइनस x का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर ये न्यूट्रल है यानी इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स 0 जा रहा है, यानी F1 की वैल्यू F2 के बराबर हो जाएगी इन द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं K इंटू 9 अपान x स्क्वायर को लिख सकते हैं K इंटू 18 अपान 3 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हमको जो भी यहाँ पे कॉमन मिल रहा है कैंसिल आउट कर लेंगे इनको। तो हमको K यहाँ पे मिल रहा है कॉमन, 9 है यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 माइनस x होल स्क्वायर। अब हमको क्या प्राप्त होगा कि अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते, इधर का भी और इधर का भी, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 2x इक्वल्स 3 माइनस x। अगर हम x को इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 2x प्लस x इक्वल्स 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2, यानी x इक्वल्स 3 अपान अंडर रूट 2 प्लस 1 मीटर। तो ये जो x है यानी यह दूरी होगी हमारी 3 अपान अंडर रूट 2 प्लस 1 मीटर की डिस्टेंस होगी। इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट जो नल पॉइंट होगा या फिर हम कहें न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट पर लगने वाला टोटल फोर्स होगा 0। और ऐसे इक्विलिब्रियम कंडीशन को जहां पे रिपल्सिव फोर्स कार्य कर रहा है उस इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। और भी क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट
4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. यानी हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, हमें गिवन है, डाइपोल मोमेंट गिवन है और एंगल गिवन है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू दी है और हमें टॉर्क फाइंड करना है। हमें पता है कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। इसकी चर्चा हम कर चुके थे। तो हमें जो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है 4 into 10 to the power minus 9 कूलाम मीटर इंटू ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू गिवन है 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलाम इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, तो थीटा है एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो कितनी है वो, तो यहाँ पे गिवन है कि 30 डिग्री है, तो हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या प्राप्त होता है, 4 into 5 हो जाएगा 20 into 10 to the power minus 9 into 10 to the power 4 इक्वल हो जाएगा 10 to the power minus 5 into साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 4 न्यूटन मीटर, जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और भी हम अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E equals 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? What is the flux through the same square if normal to its plane makes a 60 degree angle with the x axis? यानी इसमें दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा एक प्लेन है जो वाई जेड प्लेन पर स्थित है, एक स्क्वायर है, उससे होकर गुजरने वाले फ्लक्स कितनी होगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर उस प्लेन का नॉर्मल यानी उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है वह एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाती हुई जा रही है, तो उस समय उससे गुजरने वाले फ्लक्स की होगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं एरिया वेक्टर की फर्स्ट के लिए। तो हमको पता है जो एरिया वेक्टर होती है उसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू एन कैप, जहाँ एन क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। अब हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात की थी एक बार, तो हमने बताया था कि अगर कोई चीज वाई जेड प्लेन पर स्थित है तो उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस पर होगी, यानी कि आई द कैप की डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है हम एन कैप की जगह पे आई कैप लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें प्राप्त होगा क्या, ए की वैल्यू यानी एरिया। एरिया क्या होता है किसी स्क्वायर का, तो होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आई कैप। अब हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर आई कैप, या आई कैप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। और जो वेक्टर ई है हमारा वो हमको प्राप्त है
3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब हमें पता है कि जो फाई ई होता है ये होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जहां डॉट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट हमें पता है कि अगर हमारा यूनिट वेक्टर्स के रूप में दिया गया होता है तो हम सिंपल सा फंडामेंटल अप्लाई करते हैं कि जो आई कंपोनेंट है उसको आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻², और जिसका यूनिट होता है ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 इंटू 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमको फाई की वैल्यू प्राप्त होती है ए के लिए। अब हम बात करते हैं बी के लिए। तो बी की जब हम बात करेंगे तो हमें पता है कि जो हमारा ई है वह आई कैप की डायरेक्शन में है, यानी यक्स की डायरेक्शन में है। जो ई है वह यक्स की डायरेक्शन में है, और जो ए है वह यक्स से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। यक्स एक्सिस से जो एक वेक्टर है वह यक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं 60 डिग्री। अब हमको पता है जो फाई होता है वो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये हम बी की बात कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन की, इक्वल्स होता है मॉड ऑफ वेक्टर ई मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है? थीटा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बीच का एंगल, जो कि यहाँ पे हमको गिवन है 60 डिग्री। तो हम रख देंगे यहाँ पे वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया होगा हमारा 10⁻⁻² जैसा गिवन है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमको मिलेगा 1.5 इंटू 10 या 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमें फाई ई की वैल्यू प्राप्त होती है। तो अगर यह वाई जेड प्लेन में स्थित है तो इसके फ्लक्स का मान होगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और अगर यह 60 डिग्री एंगल बना रहा है ई के साथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के साथ जो एरिया वेक्टर है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमारा फ्लक्स प्राप्त होगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।